सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग को बड़ी सौगात देते हुए 1332 करोड़ के 68 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री आवास से सीएम अशोक गहलोत ने वीसी के माध्यम से ये शुरुआत की। इस दौरान यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा, मंत्री प्रताप सिंह, मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी भी मौजूद रहे। वहीं मंत्री प्रसादी लाल मीणा भी वीसी के जरिए जुड़े। इस दौरान सीएस राजीव स्वरूप, भास्कर सावंत, हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। वीसी को संबोधित करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना के कारण विधिवत रूप से उद्घाटन संभव नहीं है, लेकिन प्रदेश में विकास कार्यों की रफ्तार नहीं रुकेगी। गहलोत ने कोरोना काल का भी जिक्र किया और कहा कि राजस्थान में कोरोना रोकने को लेकर अच्छा काम हो रहा है। गहलोत ने मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए भी अपील की। गहलोत ने कहा कि बढ़ते मामलों के बावजूद लापरवाही नहीं थम रही है। ऐसे में आमजन को भी साथ निभाना होगा और नो मास्क नो एंट्री को जन आंदोलन बनाना होगा। गहलोत ने कहा कि मास्क लगाने से ही कोरोना का ग्राफ नीचे आएगा। वहीं गहलोत ने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की तारीफ करते हुए कहा कि पवन अरोड़ा ने हाउसिंग बोर्ड में बहुत अच्छा काम किया है। आरएएस का भवन बना दिया, राजीव स्वरूप को पीछे रख दिया। विधायकों के बंगले भी हाउसिंग बोर्ड बना रहा है। अब हाउसिंग बोर्ड जेडीए और यूडीएच में प्रतिस्पर्धा होगी, जबकि कुछ लोग हाउसिंग बोर्ड को बंद करना चाहते थे। परंपरा रही है, वो जब संभव नहीं है, कोरोना ने सबको पाबंद कर रखा है, तो मजबूरी के अंदर 68 कार्यों को अभी आपके सामने संपन्न करना पड़ा। मैं तमाम सबको बधाई देना चाहूंगा कि इससे उन क्षेत्रों में विकास होगा, सुविधाएं मिलेगी, क्योंकि सभी तरह के काम उसमें शामिल है, जिसका ब्यौरा दिया धारीवाल जी ने। और जो काम हाथ में लिया गया अच्छे ढंग से पूरा हो रहा है। इंदिरा आवास योजना अभी हाल ही में प्रोग्राम शुरू हुआ, वो अच्छे ढंग से पूरा हो रहा है। मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना जो कहते हैं कोई मामूली बात नहीं है, पर लापरवाही की भी हद है। 144 लगा दिया तो ही लापरवाह लोग रह रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने तय किया था कल ही कि हम एक अभियान कहने के बजाय एक जंग लड़े, कि कम से कम लोगों को बताएं कि ये जागरूकता को आपको अपनाना ही पड़ेगा। खाली पुलिस की सहयोग से नहीं संभव हो सकता है, पर लापरवाही की भी हद है। 144 लगा दिया तो ही लापरवाह लोग रह रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने तय किया था कल ही कि हम एक अभियान कहने के बजाय एक जंग लड़े, कि कम से कम लोगों को बताएं, बेस्ट मास्क लगाएं। आपने बड़ा नाम दे दिया जन आंदोलन, हुकुम ये सब अपना भी लेंगे, हम सब करेंगे, इसको अपनाएं सब। हर विभाग के लोगों को चाहिए वो अपने मास्क आप लिखवा दीजिए, कुछ ऐसा कोटेशन खुद का विभाग का कुछ कर लीजिए, पर वो मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट हो। जिनके बाद नहीं दे दिया उसको मास्क, और मास्क तो ये बदलने पड़ते हैं, तो अगर एक्स्ट्रा पहुंच जाए किसी भाई कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जन आंदोलन जो है, ये मैं समझता हूँ कि मास्क लगाने की अनिवार्य नहीं किया। अभी तो ये पवन अरोड़ा थोड़ा 13 आदमी इसलिए अपने तरीके से कर लिया इसने, इसलिए इसने अपने हिसाब से आरएएस ऐश्वर्य को भवन बना दिया और राजीव स्वरूप को पीछे रख दिया। आरएएस का नहीं है, आप लोगों का नहीं है, आरएएस का भवन बन गया। आप जब कॉलोनी बना रहे हो, आप धारीवाल कॉलोनी बना रहे आईएएस आईपीएस के लिए, हाउसिंग बोर्ड बना रहा है, एमएलए के बंगले हाउसिंग बोर्ड बना रहा है। कर दिया, बताइए आप। बहुत अच्छा। आज जहां हमारा प्रदेश कोरोना वायरस के खिलाफ जंग पर उतरा हुआ है, सारे साधन राज्य सरकार ने जो है कोरोना की लड़ाई के लिए और जन सुरक्षा के लिए झोंक रखे हैं, उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता और नेतृत्व में
हमारा राजस्थान विकास की ओर अग्रसर है। विकास के नए नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य में अमृत योजना, स्मार्ट सिटी योजना जैसी परियोजनाओं की क्रियान्विति में बहुत कुछ तेजी लाई गई है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हेल्थ, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, ग्रीन स्पेस जैसी जन उपयोगी कार्यों को सम्मिलित किया गया है। सीएम गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस कर उदयपुर में 61 करोड़ 77 लाख के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उदयपुर को मिली इस सौगात पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी खुशी जताई है। कटारिया ने कहा कि इससे शहर के विकास को नए आयाम मिलेंगे। इसी के माध्यम से कुछ कामों का लोकार्पण भी किया और कुछ कामों का भूमि पूजन भी किया। हमारे यहाँ भी कुछ प्रोजेक्ट हैं जिनका आज भूमि पूजन हुआ है। उसमें विशेष करके 2 बड़े प्रोजेक्ट मान सकता हूँ मैं। एक कुमारों के भट्टर पर फ्लाईओवर और दूसरा सेवाश्रम पर फ्लाईओवर। ये दोनों ही मिलाकर लगभग 40 करोड़ का हो जाता है। हमारा 56 करोड़ का सारी काम है, उसमें से 40 करोड़ में है। इसी के साथ एक जो शिशारमा गाँव से जो हमारा है ना सीवरेज का सिस्टम है वो भी 8 करोड़ का है। प्रदेश में बिना लाइसेंस के खनिज भंडारों की खोज की अनुमति मिल सकती है। सीएम गहलोत ने वेदांता लिमिटेड के चेयरपर्सन अनिल अग्रवाल के सुझाव पर इस प्रस्ताव का परीक्षण कराने की बात कही है। सीएम ने चांदी के खनिज भंडारों की खोज और उत्पादन पर हुई वेबिनार के दौरान ये बात कही। ये इंटरनेशनल वेबिनार वेदांता और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की ओर से किया गया। वेबिनार में वेदांता लिमिटेड के चेयरपर्सन अनिल अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में चांदी के संभावित भंडारों की खोज और खनन अर्थव्यवस्था के लिए अहम साबित होगा। तो नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि भारत में 30,000 मैट्रिक टन चांदी के भंडारों में से 98% राजस्थान में है। उन्होंने नीति आयोग की तरफ से राज्य सरकार को पूरी मदद का भरोसा भी दिलाया। राजस्थान में सोना भी है, चांदी भी है, कॉपर भी है, मैग्नीशियम भी है, जिंक भी है, शेल स्टोन भी है, क्या नहीं है यहाँ पर, लाइम स्टोन भी है, सीमेंट फैक्ट्री लगती रहती है। पोटेशियम हिंदुस्तान में सिर्फ राजस्थान के अंदर है जिसकी खोज करने की आवश्यकता है। तो आपकी जो सोच है उसको मैं बहुत बारीकी से देख रहा हूँ शुरू से ही कि राजस्थान में खनिज संपदा के अथाह भंडार है और उसमें चांदी भी एक है। इसलिए इस रूप में मैं समझता हूँ कि राजस्थान वो राज्य बन सकता देश का जिसके लिए आज हम कहते हैं कि राजस्थान में हमें समस्या रहती है सभी तरह से। कोविड आ गए और समस्या में गिर गए हम लोग, और ये एक ऐसा सेक्टर है खनिज संपदा का, उसको लेके हम लोग जितना चाहे उतना आगे बढ़ सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं। चांदी एक ऐसी चीज है जो राजस्थान में घर घर में फैली है और राजस्थान के हृदय और दिल में समाई हुई है, और इसलिए ये हिंदुस्तान का जो हिस्ट्री है उसमें राजस्थान के साथ बिल्कुल मिली हुई है। इसलिए मेरे विचार से तो जब ये कोविड-19 की महामारी खत्म होती है तो इसके बाद हम लोग को एक बहुत बड़ी, हम लोग वेदांता ग्रुप के साथ नीति आयोग मिलकर करना चाहेगा, और ये राजस्थान में एक बहुत बड़ा वर्कशॉप हम लोग को करने की आवश्यकता है जिससे कि हम नई टेक्नोलॉजी जो आई है उसको हम वहाँ के मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज और एक एक वर्कर के पास इसको पहुंचा सके। छोटी और मध्यम श्रेणी की इंडस्ट्री को कैसे डेवलप करें। अशोक जी का तो ज्वलंत रहता है, जब भी बात किया कि भाई हम अपने छोटे जो उद्यमी हैं वो लोग कारोबार कैसे कर सकते हैं, ये सोच के चांदी एक बहुत सामने आई। और आपको विश्वास नहीं होगा, कुछ न कुछ प्रभु कृपा ही रहती है जो ऐसा होता है। हिंदुस्तान जिंक ने कभी चांदी बनाई नहीं, न कभी वो चांदी की माइंग थी, लेकिन हमारे जो इतने सक्षम लोग हैं ये आज सालों सालों से लगे हुए थे, आज वर्ल्ड की सबसे ज्यादा चांदी इस कंपनी में बना रहे हैं।
निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस की 70% राशि वसूल करने की छूट देने के आदेश को अब राज्य सरकार खंडपीठ में चुनौती देगी। अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश महर्षि ने हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ये जानकारी दी। वहीं सरकार की ओर से अपील करने के लिए समय मांगे जाने पर मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 30 सितंबर को तय की है। इसके साथ ही खंडपीठ ने निशा फाउंडेशन सहित 5 अन्य की ओर से पक्षकार बनने के प्रार्थना पत्रों को भी मंजूर कर दिया है। आपको बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ ने निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस की 70% राशि वसूल करने की छूट दी थी। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में जयपुर में भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सीएम गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्यपाल को ज्ञापन देकर नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि इन कानूनों से किसानों को फसल पर मिलने वाली एमएसपी खत्म हो जाएगी। मंडी व्यवस्था खत्म होने से लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कृषि पर पूंजीपति वर्ग का कब्जा हो जाएगा। इन कानूनों के विरोध में कांग्रेस 2 अक्टूबर को विधानसभा सत्र पर धरना प्रदर्शन कर किसान मजदूर दिवस मनाएगी। वहीं 8 नवंबर तक हस्ताक्षर अभियान चला जाएगा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कृषि कानूनों का विरोध कर रही कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश के किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, जबकि इन कानूनों के बनने से किसानों की दशकों पुरानी मांगे पूरी हुई है और अब किसान अपनी उपज कहीं भी बेचकर बेहतर दाम ले सकते हैं। केंद्र सरकार ने देश के किसानों के बहबूदी के लिए, किसानों की खुशहाली के लिए जो 2 क्रांतिकारी कानून पास किए हैं, कृषक उपज वो व्यापार वाणिज्यिक संवर्धन विधेयक और कृषक सशक्तिकरण विधेयक, जिनके माध्यम से देश के किसानों की दशकों पुरानी वो मांग, अपनी उपज का वो मालिक है, जहां चाहे वहां बेचेगा, वो पूरी हो रही है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने 2019 के अंदर लोकसभा के अंदर अपने चुनाव घोषणा पत्र में इन्हीं बातों का उल्लेख किया था। अगर वो सत्ता में आए तो कृषि उपज मंडी अधिनियम में अमूल चूल परिवर्तन करके एक बाजार पूरे देश के किसानों को उपलब्ध कराएंगे। अब वो कर नहीं सके, कांग्रेस कर नहीं सकी और मोदी सरकार ने जो कर दिया। जोधपुर से खबर, आग लगने से 2 व्हीलर का शोरूम खाक। भदासिया रोड स्थित 2 व्हीलर शोरूम में लगी आग। शास्त्री नगर और नागौरी गेट फायर स्टेशन की गाड़ियों ने पाया काबू। महामंदिर थाना पुलिस की टीम भी रही मौजूद। आग लगने के कारणों का फिलहाल नहीं लगा पता। डूंगरपुर में शिक्षक भर्ती 2018 के अनरिजर्व 1167 पदों को एसटी वर्ग से भरने की मांग को लेकर 4 दिनों तक नेशनल हाईवे 8 पर चला उपद्रव अब शांत हो चुका है। यहाँ हालात अब धीरे धीरे सामान्य होने लगे हैं, लेकिन निजी संपत्तियों और वाहनों में तोड़फोड़, आगजनी के विरोध में बंद का आह्वान किया गया, जिसका असर भी देखने को मिला। वहीं व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट के सामने इकट्ठा होकर नुकसान की भरपाई की मांग की। सूचना पर एटीएस के डीआईजी अंशुमन भौमिया, आईपीएस विकास पाठक, जयपुर ग्रामीण एसपी शंकर दत्त शर्मा सहित कई आला अधिकारी पहुंचे और व्यापारियों से समीक्षा की। भाजपा की ओर से गठित 3 सदस्यीय कमेटी सोमवार शाम को डूंगरपुर पहुंची और कमेटी ने NH8 पर उपद्रव प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। भाजपा के प्रदेश महामंत्री और विधायक मदन दिलावर, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, उदयपुर सांसद अर्जुन सिंह मीना की टीम डूंगरपुर पहुंची। टीम ने उपद्रव प्रभावित उदयपुर जिले में खेरवाड़ा, डूंगरपुर जिले में मोतली मोड़, भुवाली और शिशोद तक जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने उपद्रवियों द्वारा तोड़ी गई दुकानों, होटल में नुकसान का
आकलन किया। कॉलोनी में टीम के पहुंचते ही यहां के लोगों ने उनका विरोध किया। लोगों का कहना था कि जब उपद्रवी उन पर हमला कर रहे थे तब उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आया, लेकिन अब नौटंकी की जा रही है। इस पर भाजपा नेता वहां से निकल गए। भाजपा नेता देर शाम को डूंगरपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां जिला कलेक्टर कानाराम से मुलाकात की और उनसे घटनाक्रम की जानकारी ली। इसके बाद भाजपा की कमेटी ने मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार पर निशाना साधा कि जिसका भी नुकसान हुआ है उसकी 100% भरपाई हो। और मेरा अनुमान ये है, मैं उदयपुर जिले का, डूंगरपुर जिले का मानूं तो कम से कम 50 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इसमें बिल्कुल गरीब आदमी भी है तो बड़ा आदमी भी है। सरकार का ये रहा, बीटीपी ने कांग्रेस का समर्थन किया है सरकार बचाने में, और इस सारे प्रकरण में बीटीपी वाले ही जो नक्सलवाद की ट्रेनिंग लेकर के आए हैं, और इसमें कुछ आईएसआई के लोग और ईशान मशीनरी शामिल हैं। डूंगरपुर उदयपुर सीमा पर उपद्रव भले ही थम गया हो, लेकिन सियासत जारी है। अब नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने इस बारे में स्थानीय प्रशासन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने इस पूरे मामले को समझने में देरी की, जिसके चलते 3-4 दिन तक उपद्रव की स्थिति रही। स्थिति हमेशा ही सामान्य हो सकती है। हर आदमी को टेबल पर आकर के ही बात करनी पड़ेगी और बात वही होगी। मैं सोचता हूँ इस अभियान में पहले ही दिन से उनको टेबल पे लाकर बात करने के लिए बार बार प्रयास किया जाता, जनप्रतिनिधियों को जोड़ा जाता, तो ये स्थिति नहीं बढ़ी। क्योंकि शरारती तत्व तो कुछ होते हैं जो बाहर से भी हो सकते हैं, अंदर से भी हो सकते हैं, और उनके कारण से कुछ भीड़ उनके साथ जुड़ जाती है। तो ये जो कुछ भी हुआ है, मैं ये सोचता हूँ कि प्रशासनिक लैप्सेस के कारण से हुआ। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।